अशोका बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 11 से संबंधित एक टॉपिक वृक्क के संरचना के बारे में। तो वृक्क की संरचना मतलब किससे बनी है? तो वृक्क की जो छोटी संरचना होती है उसको आप वृक्क नलिकाएं, वृक्काणु या नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हम नेफ्रॉन की बेसिकली नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो ये नेफ्रॉन जो होता है, ये जो फिगर दिख रहा है आप, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो होती है, जो किडनी होती है, वृक्क जिसको बोलते हैं, गुर्दा भी बोला जाता है। तो जो किडनी यानी वृक्क है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है। ऐसी नेफ्रॉन एक एक किडनी में, हर एक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास ऐसी नेफ्रॉन की संरचना होती है। इसी नेफ्रॉन द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण और मूत्र का निर्माण भी इसी नलिकाओं द्वारा होता है। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। आइए नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं, ये क्या क्या है इसमें। तो नेफ्रॉन देखने में ही लग रहा है, ये जो येलो कलर का लग रहा है यही नेफ्रॉन है, जो कैसा अत्यधिक मुड़ी हुई नलिका है। इसमें ये देख रहे हैं पोर्शन जो है कटोरी नुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना। इस प्याले नुमा संरचना बोलते हैं बोमेन संपुट। प्याले नुमा संरचना को बोमेन संपुट बोलते हैं। ये नलिका जब नीचे की ओर आ रही है तो अत्यधिक मुड़ जाती है, तो इस मुड़ी हुई संरचना को बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्योंकि इसके समीप में है तो इसलिए नाम रख दिया गया समीपस्थ कुंडलित नलिका, समवालित यानी कुंडलित। इसके बाद ये जब आगे की ओर बढ़ रही है तो आगे की ओर बढ़ रही है तो इसको नाम रखा गया आरोही भुजा। आरोही भुजा आगे की ओर बढ़ रही है तो आरोही भुजा। और ये जो है आगे आके देखिए, ये यू आकार की संरचना बताती है। इस यू आकार की संरचना को बोलते हैं हेनले लूप। अभी ये नलिका जो है रुधिर वाहिनी, उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। अभी इसकी बात करें, जो येलो कलर का दिख रहा है, तो जब ये नीचे आ रही है तो इसको नाम दिया आरोही भुजा या आरोही नलिका। और जब ये यू आकार की संरचना बनाती है तो इसको बोलते हैं हेनले लूप। और जब ये ऊपर की ओर जा रही है, किसके इसके संग्रह नलिका की ओर जा रही है, तो इसको नाम दिया गया है अवरोही भुजा। और ये आगे जाके फिर क्या हो रही है? मुड़ जा रही है, तो इस मुड़ी हुई नलिका को नाम दिया है दूरस्थ कुंडलित या संवालित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जाके अंततः कहाँ मिलती है? संग्रह नलिका में। और ये संग्रह नलिका जो होती है किडनी से निकल के मूत्रवाहिनी में मिलती है। अब इसके क्रियाविधि देखते हैं कि वृक्क, और उससे पहले ये देख लिया जाए जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी कैसी होती है? चौड़ी होती है। और ये चौड़ी धमनी जब केशिका इसमें बोमेन संपुट में प्रवेश करती है तो ये पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। तो इन पतली पतली नलिकाओं को बोलते हैं केशिका गुच्छ। कोशिका नहीं, केशिका, कैपिलरीज। तो केशिका गुच्छ बोलते हैं। ये केशिका गुच्छ है। और ये अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी कैसी है? मोटी है। केशिका गुच्छ, इसी से पतली पतली संरचना निकली है। और ये दूसरी नलिका जो इससे निकल के जा रही है उसको बोलते हैं अपवाही धमनी, यानी रुधिर इसमें से आता है मोटी वाली नलिका अभिवाही धमनी से और निकलता है पतली वाली नलिका से अपवाही धमनी से। अब देखते हैं कि कैसे ये रुधिर का शुद्धिकरण करता है। तो जब रुधिर में हम लोग खाना पीना खाते हैं तो प्रोटीन उपापचय होगा, तो प्रोटीन पचने के बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी अमोनिया बनती है, उत्सर्जी पदार्थ। तो अमोनिया को जो यकृत होता है, यकृत जो होता है उसको बदलता है किसमें? यूरिया में। और यूरिया जो होता है वो ब्लड के साथ संचरित होते हुए अभिवाही धमनी से कहाँ पहुँचेगा? केशिका गुच्छ में। अभिवाही धमनी से वो रुधिर जो है, यूरिया युक्त रुधिर कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ में जब पहुँचेगा, चूँकि आने का रास्ता मोटा है, जाने का रास्ता पतला है, तो यहाँ पे केशिका गुच्छ में रक्त दाब बढ़ जाता है। तो रुधिर का दाब बढ़ने के कारण रुधिर का जो तरल वाला भाग होता है, प्लाज्मा वाला भाग होता है, वो छन के क्या होता है? इसमें से बाहर आ जाता है, केशिका गुच्छ से बाहर आ जाता है। और कहाँ एकत्रित होता है? बोमेन संपुट में। अब बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाता है तो ये बोमेन संपुट से फिर कहाँ बढ़ेगा? आगे की ओर। जो छना हुआ भाग है आगे की ओर बढ़ेगा। और जब आप आगे की ओर बढ़ेगा तो चूंकि आपको पता है प्लाज्मा में पचा हुआ भोज्य पदार्थ से ग्लूकोज, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल ये सब भी होते हैं, तो अब विटामिन भी होते हैं। तो ये सब जो लाभदायक पदार्थ भी इसमें से छन गया है, तो लाभदायक पदार्थ भी इसके उत्सर्जी पदार्थ के साथ जब आगे बढ़ता है इस नलिका में, तो ये जो रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा है, जैसे यहाँ दिखाया गया वासा रेक्टा, तो रुधिर वाहिनियाँ इस पर पूरी तरह से बिछी हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको पुनः अवशोषित कर लेती हैं, पुनः अवशोषित करके भेज देती है कहाँ पे? पुनः रुधिर में भेज देती हैं। और जो हानिकारक पदार्थ है जैसे कुछ एक्स्ट्रा लवण और यूरिया, और इसके अलावा जो है जल की मात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है
और यहाँ पे इसकी दीवारों द्वारा जल का अवशोषण होता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये तरल पदार्थ सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और गाढ़े के रूप में मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह मूत्र के रूप में उस पदार्थ जो होता है संग्रह नलिका में पहुँचता है, संग्रह नलिका से फिर पहुँचेगा मूत्रवाहिनी नलिका में, मूत्रवाहिनी नलिका से मूत्राशय में, और मूत्राशय के बाद इसका क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा निष्कासन होता है। तो इस तरह से ये जो होता है वृक्क जो होता है, वृक्क की जो संरचना होती है यानी कि छोटी संरचना नेफ्रॉन होती है, इस तरह से कार्य करता है। तो हमने इस वीडियो में जाना नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन की क्रियाविधि। ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।